अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की प्रॉक्सी वॉर को फितना उल हिंदुस्तान का नाम दिया है। उनका कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुजदार हमले में फितना उल हिंदुस्तान मुलव्वस है। रा की सरपरस्ती में बलोचिस्तान का यह वाकया हुआ। भारत दहशतगर्दों को पैसा भी देता है और हथियार भी। दहशतगर्दों को इस हमले के खतरनाक नतायज भुगतना होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया ने बुजदुलों की तरह खुजदार वाक़े पर जश्न मनाया। फितना उल हिंदुस्तान ने अब सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। भारत 20 साल से ये रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है। 2016 में भी भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे। 2009 में पाकिस्तान ने सबूत भारतीय वजीर आजम को दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मेजर संदीप का बयान है कि भारत बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करा रहा है। दहशतगर्दों को इतना महंगा असलहा कौन खरीद कर दे रहा है? इस मौके पर DGISPR ने बलूचिस्तान में हुए दहशतगर्दी के वाकयात तारीख पार बयान किए। उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम वाकये के बाद पाकिस्तान ने हर फोरम पर भारत से सबूत मांगे। भारत बताए किस सबूत की बुनियाद पर पाकिस्तान में इन मकामात को निशाना बनाया गया। 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है, 51 जख्मी है, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना उल हिंदुस्तान. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting, is planning it, instructing it. India का मीडिया, सोशल मीडिया और वहाँ की political elite is celebrating this act of barbarism, this hijacking of train. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत? 11th मार्च जाफर एक्सप्रेस, वेयर innocent civilians including children, women and people going on leave from the security forces, they were martyred by this fitnatul Hindustan. ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनातुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद दो तलबा दौरान इलाज शहीद हो गए और यह तादाद अब 6 हो गई है। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी इस दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे हमलों में मुलव्वस अफराद, इनके सहूलतकारों, मनसूबा साजों और माली मदद देने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। अपने एलामिये में सलामती कौंसिल ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक पर लाजिम है कि वो आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करें। जबकि पोलैंड ने भी खुजदार में स्कूल के बच्चों पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हुए मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती महाज भी अब गर्म हो गया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया तकरीर को खतरनाक करार देते हुए पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर नई दिल्ली ने कोई भी इश्तियाल अंगेजी की तो इस्लामाबाद इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने अपने बयान में कहा कि भारतीय क़यादत के हालिया बयानात महज इश्तियाल अंगेजी नहीं बल्कि इलाकाई सलामती के लिए संजीदा खतरा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में अपने एक इंतखाबी जलसे के दौरान माजी की तरह पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी और भारत अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस्लामाबाद हमसाया मुल्क के साथ पानी की तकसीम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को इस दहाइयों पुराने मुआहदे की पासदारी करना होगी। यह मुआहदा कानूनी तौर पर पाबंद है और कोई भी फरीक इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मजीद सिफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वजीर आजम आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक इन ममालिक में तुर्किया, अजरबैजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान शामिल हैं। वजीर आजम भारतीय बयानात और इल्जामात अपने दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, जिसमें खित्ते में जारी अमूर के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की गई है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेमी ब्रूस ने भी कहा है कि पाकिस्तान और भारत
भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंग बंदी का क्रेडिट अमेरिका की शमूलियत और मुआवनत को जाता है और अब दोनों ममालिक के देरीना तनाज़ात के हल का एक नया मौका सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ सलामती कौंसिल में मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक भी बहस हुई, जिससे खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं उन पर और ख़ास तौर पर ये जो इंडियन प्रॉक्सीज का मामला है, इस पर बात करने के लिए एजाज चौधरी साहब इस वक्त साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, सीनियर डिप्लोमेट। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो भारत की तरफ से अभी भी बयानात ऐसे दिए जा रहे हैं कि जैसे जंग खत्म नहीं हुई और जिन्हें आज हमारे दफ्तर खारजा ने एस्केलेटरी स्टेटमेंट्स जो है वो कहा है, आपको इन बयानात की और भारत ने ये जो माहौल इसको अभी भी अपने तौर पर जो है वो बनाया हुआ है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? हिंदुस्तान को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, मायूसी हुई है कि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान तो बड़ा कमजोर है और हम इसको दबा लेंगे, बल्कि उनका तो शायद ज्यादा ही कुछ मकसद होगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। अब वो ये सोच रहे हैं, अभी भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सेकंड गेस ही कर रहा हूँ, नेचुरली वो खुद बताएंगे। जो उन्होंने कहा है वो तो ये कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि वो ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अलर्टनेस पे रखें ताकि इनका जो इकोनॉमिक स्ट्रेस इनके ऊपर आता है वो आता रहे और ये हर वक्त एक किस्म की इनके ऊपर वो तलवार जारी रहे। मैं समझता हूँ कि बड़ी ही मायोपिक सोच है, बड़ी ही छोटी सोच है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान का ये सारा खर्चा होगा या जो कुछ भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेस रहेगा, भाई आपके यहाँ तो पूरी एनवायरनमेंट जो आप बिल्ड कर रहे थे कि दुनिया भर की सरमायाकारी आ जाएगी, चीन और अमेरिका के दरमियान जो तजारती जंग है उसके नतीजे में आपके यहाँ बारिश हो जाएगी, सब दुनिया से आएंगे लोग। कैसे आएंगे? वो सब के सब जो हैं जहाँ पे जंग होती है वहां से पैसा उड़ जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सोच है उनकी कि उनका ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान को इस तरह दबा के रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा, हालांकि उसका हिंदुस्तान को उससे ज्यादा नुकसान है। बहरहाल पाकिस्तान को इस मौके को इस्तेमाल करके, जबकि हमारे मुल्क में बड़ी यूनिटी है, मैं ये समझता हूँ कि अपनी इक्तिसाद की तरफ यकीनन तवज्जो देनी चाहिए। जब इक्तिसादी लिहाज से हम इतने मजबूत नहीं होते तो इस किस्म के खैरात हिंदुस्तान को आ जाते हैं, इसलिए हमें इस वक्त पूरा जोर लगाना चाहिए कि हम अपना इक्तिसादी मामलात को ज्यादा बेहतर। ठीक है। और एजाज साहब, ये जो सिफारती महाज इस वक्त गर्म है, एक तो भारत की तरफ से फैसला हुआ कि वो वफूद जो है वो भेजेगा, फिर पाकिस्तान ने भी ऐसा फैसला किया, वजीर आजम भी दौरे करने वाले हैं, तो आपके ख्याल में ये सिफारती सरगर्मी जो है वो क्या इसका भारत को कोई फायदा हो सकता है, और फिर इसका एंड रिजल्ट आपको जो है वो क्या नजर आ रहा है? फायदा तो नहीं, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि उसका जो नैरेटिव था, बयानिया, वो चूंकि नहीं चला, यानी उसने कोशिश की कि भाई किसी ना किसी तरीके से दुनिया उनके इस एक्शन को जस्टिफाई कर दे, पर आपने देखा कि ना बड़ी ताकतों ने किया और ना ही हिंदुस्तान के जो छोटे नेबर्स हैं जिनके ऊपर ये दबाव डालते रहते हैं उन्होंने भी नहीं किया। किसी ने भी उनका इस बात पे साथ नहीं दिया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो अब उसको सीधा करने के लिए और अपना बयानिया बताने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जहां पे वो जाएंगे वहां भी यही सवाल होगा कि जनाब एविडेंस क्या है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और इतना बड़ा आपने कदम उठा लिया, अब हमें कुछ बताएं भी तो सही। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की ये एफर्ट जो है बहुत ज्यादा काम करेगी। हाँ, अलबत्ता इसने पाकिस्तान को जरूर एक मौका दे दिया है कि हमारे लोग जाएं, हमारा बयानिया बताएं। और हमारा बयानिया क्या है? हमारा बयानिया तो यही है कि भाई पाकिस्तान अमन चाहता है, हमने कितनी बार ये सिग्नल किया कि हम मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वहां से हमेशा जवाब इस किस्म का भी आया। पाकिस्तान ये भी बता सकता है कि ये हम पे इल्जाम लगाते हैं टेररिज्म का, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा टेररिज्म कर रहा है, उसके हमारे पास ये सबूत है और वो हमारे लोग डोजियर्स लेकर जाएं। पाकिस्तान बता सकता है कि पानियों को रोकना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही यानी इंतहाई कदम है और पाकिस्तान के लिए तकरीबन जंग नाफिज करने वाला मामला है। और चौथा, हम ये भी बता सकते हैं कि कश्मीर जो है वो उसका मसला जब तक हल नहीं होगा, और सदर ट्रंप ने जो वेलकम किया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
और हिंदुस्तान के दरमियान इस मसले को रिजॉल्व करा सकते हैं। ये सारी बातें मेरे ख्याल में हमारा जो बयानिया वहां पे इस वक्त मजबूत बुनियादों पर है। इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है रहमान नजर साहब कि हमारे जो लोग जाएं वो बड़े आर्टिकुलेट हों। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है कि कौन कौन से लोग हम भेज रहे हैं, बल्कि ये भेजें जो लोग बात कर सकते हो। बिलावल भुट्टो साहब बड़े जबरदस्त अभी तक जो देखा है उनकी आर्टिकुलेशन अच्छी है, जो लोग अभी शामिल किए हैं वो भी मेरे ख्याल में अच्छे हैं। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे जिस तरह हिंदुस्तान ने अपने पार्लियामेंटेरियंस किए, अगर आप बहुत ज्यादा दायरा बढ़ा देंगे तो मैं समझता हूँ कि उसकी अफादियत इतनी नहीं रहेगी। हमें आर्टिकुलेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारा बयानिया सही अंदाज में वहां पहुंच सके। हिंदुस्तान इस बयानिया को इसलिए बना रहा है, जो आपने कहा कि बड़ी कोई वजह भी हो सकती है, वो इसलिए मेरे ख्याल में बना रहा है कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं दुनिया को कन्विंस करने में तो फिर वो अपना वो जो ऑपरेशन सिंदूर जिनको पॉज किया हुआ है उसको रिज्यूम कर लेंगे और पाकिस्तान पे कोई ना कोई मामला करेंगे। वो ये भी चाहते हैं कि कुछ उनको वक्त मिल जाए ताकि उनकी जो एयरफोर्स बिल्कुल बैठ गई थी वो दोबारा से उठे और फिर वो करे। तो इसलिए खतरा अभी टला नहीं है। हमारे लिए बहुत अहम है कि ये जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं और जाके भेज रहे हैं अपने वफूद बड़े सही हों और उनका बहुत ही अहम रोल होगा। ठीक है। और आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इंडियन प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान के हवाले से जिक्र किया और ये सिलसिला कुलभूषण जाधव से शुरू होता है, फिर जाफर एक्सप्रेस का मामला है और ये भी खुशदार वाला वाकया है। पाकिस्तान का जो इंडियन प्रॉक्सीज के हवाले से जो है वो बैरूनी दुनिया में इसको हाईलाइट करना और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसके हवाले से आप चैलेंजेस जो है वो क्या देखते हैं? किस तरह से ये मैसेज जो है वो बाहर तक पहुंचाया जा सकता है कि ये जो बलूचिस्तान का मामला है ये इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है? देखिए, हमारे पास सबूत तो हैं। यही हमें बताया गया है कि कुलभूषण जाधव ने बहुत रिलीज किया। तो ये जो मालूमात हैं, मैं बड़े अरसे से मेरी ये ख्वाहिश है कि इनके ऊपर ट्रायल्स हों सिविल कोर्ट्स में, और वो जो ट्रायल हों उसके नतीजे में जो इंडियन एक्यूज लोग हैं, खुसूसन वो लोग जिनके बारे में अब हमारे पास शवाहिद है कि उन्होंने पाकिस्तान में आकर टारगेट किलिंग करवाई है जाके, जिस तरह योगेश कुमार, एक दो और नाम भी लिए गए हैं। हमारी जनवरी 2024 की फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी तफसील बताई गई थी। तो उन लोगों के खिलाफ लेटर्स रोगेटली निकाले जाएं ताकि इंटरपोल को दिए जाए कि ये लोग हमें मतलूब हैं, ये लाए जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बयानिया है वो दुनिया तक पहुंचेगा कि हिंदुस्तान कैसे इन्वॉल्व है बलूचिस्तान में। जब तक आप इसको सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे दुनिया उसका पूरी तरीके से इदराक नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल है कि हमें इसको ना बड़ा सिस्टमेटिकली ये प्रोसीड करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ जो शवाहिद हमारे पास हैं वो हम दुनिया को उस जबान में पहुंचा सके जिसको वो ज्यादा क्रेडिबल समझते। ठीक है। और एजाज चौधरी साहब, नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर पानी रोकने की धमकी दी है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि एक पार्टी है वो जो है वो मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही है कि हम पानी जो है वो रोकेंगे और पानी को नहीं जाने देंगे। इस मामले को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखो, जो बात शायद कर रहे थे, मुझे पता नहीं कहाँ कर रहे थे, राजस्थान में या कहाँ कर रहे थे, वो जो 3 दरिया हिंदुस्तान के पास है उसमें से कुछ ना कुछ पानी अभी भी ट्रिकल के पाकिस्तान आ जाता है क्योंकि सारा वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हो सकता है वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो वेस्टर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रीटी में पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो वो तो पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर आप हमारे पानी लेंगे तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो इसलिए ये हमारी साइड ने तो कम से कम बहुत क्लियर कर दिया है। ये बढ़ा रहे हैं जो मामले को ना मोदी साहब, ये एक ऐसी लेगेसी छोड़ जाएंगे जनूबी एशिया में जिसका नुकसान ही होगा। उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप मामले को बढ़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो पहले पीस प्रोसेस किए जाते थे, वाजपेयी साहब करते थे, मनमोहन सिंह साहब करते थे, उससे हिंदुस्तान को ज्यादा फायदा होता था, वो अपनी इक़्तिसादी तरक्की की तरफ तवज्जो दे सकता था। और ये जो नफरतों के अंबार इन्होंने खोल दिए हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, इससे हिंदुस्तान को ओवरऑल नुकसान ही हो रहा है। और पानियों के मामले में तो मेरे ख्याल में सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये एक बहुत ही गलत और गैर जिम्मेदाराना इकदाम होगा और पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस मामले में हमें तमाम हक हासिल है कि हम कोई भी इंतहाई कदम भी अगर उठाना पड़े तो करें। राइट, ठीक है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात हैं और ख़ास तौर पे ये जो इंडियन प्रॉक्सीज का इशू है इस पर बात कर रहे थे। आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, उनके साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात होगी प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बलूचिस्तान में इंडियन प्रॉक्सीज का मामला और किस तरह से भारत जो है वो 20 साल से जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है, इस पर बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद साहब, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, पाकिस्तान ने जो है वो शवाहिद भी सामने रखे और जो खास तौर पर ये जो बड़े वाकयात बलूचिस्तान के अंदर हो, इसमें इंडियन कनेक्शन जिस तरह से मौजूद है, उस हवाले से भी हमने बात की। किस तरह से आप देखते हैं, कितना सिग्निफिकेंट है, और फिर पाकिस्तान की तरफ से इन सबूतों का रखा जाना, ये केस कितना मजबूत है भारत के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें तीन DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बड़ी गैर मामूली, जामिया और तवील थी, उसमें सामने आई। पहली बात ये थी कि उनकी वो प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे 20 साल लिखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने बात शुरू की तो उन्होंने तो मुफ्ती माहनी से बात शुरू की। तो मुफ्ती माहनी तो 1971 में अपने मकासद में भारत की पुष्पनाही के नतीजे में कामयाब हो गई थी। तो आपको तो लेट 60s में जाना चाहिए, तो हम कम से कम 55 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन रिसर्च भी है, उसके मुताबिक जो क्रेडिबल स्कॉलरली रिसर्च है, उसके मुताबिक जो फ़कीर ऑफ इप्पी थे 1948 में, उनको भी भारत की पुष्पनाही और आशीर्वाद हासिल रही थी। तो मैं समझता हूँ इस बात को हमें बिलाखिर हमारी फौज को तारीखी एतबार से इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इस खित्ते में दहशतगर्दी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे मुतारिफ और इस्तेमाल करने का सेहरा भारत को जाता है, और हमें ये क्रेडिट प्रॉपर्ली देना चाहिए और कंसिस्टेंटली देना चाहिए। अचानक कोई धमाका हो जाता है तो फिर हम उसको याद कराते हैं कि भाई ये बड़ी पुरानी बात है। आप इसके मुकाबले में भारत का तर्ज अमल देखें कि उन्होंने 15 साल जो है अरबों डॉलर आपको बदनाम करने के लिए डिसइंफो लैब में लगाए, और जिसमें 100 ममालिक में 700 से ज्यादा फेक मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, जिसका वाहिद मकसद पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीरियों को बदनाम करना था। तो आप देखें आपका दुश्मन कितना तहम्मुल मुस्तकिल मिजाजी से आपको बदनाम करता है, और आपका जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ सिचुएशनल होता है। अच्छा, खैर, बहरहाल अभी में हम आते हैं कि देखिए इस वक्त मुस्बत पहलू ये है कि जो बुनियादुल मरसूस में हमने बहुत तारीखी कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से आप देखें आलमी सतह पे और दाखिली सतह पे माहौल एक फैसला कुन और जामिया कार्रवाई के लिए जो दहशतगर्द तंजीमें भारत की पुष्पनाही के नतीजे में पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके हवाले से काफी साजगार हो गया है। कल रात को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्टेटमेंट इशू की है बाज़ाब्ता तौर पे, जिसमें पूरी आलमी बरादरी पे जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम उठा रहा है, उसमें पाकिस्तान की भरपूर इमदाद करना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से ये बात आना। अच्छा, तो ये एक सिफारती कामयाबी है। दाखिली सतह पे भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का टेम्परेचर है वो थोड़ा कम हो गया है, और अवाम और फौज के दरमियान जो फासला पैदा करने की कोशिशें थी वो भी कम हो गई हैं, और इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि माहौल काफी साजगार है, और फौज भी कॉन्फिडेंट है कि वो एक, आप जानते हैं कि जो कल हमारी क़यादत से भी बात हुई, वो एक फैसला कुन कार्रवाई करना चाहते हैं उन प्रॉक्सीज की जानिब जो कि भारत की पुष्पनाही में ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहली दफा मैंने देखा है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारत जो है, चाहे वो ड्रोन से हमला करे, चाहे वो जहाज से हमला करे, चाहे वो मिसाइल से करे, चाहे खुदकुश बबार से करे, असल दुश्मन जो है वो भारत है, और इसीलिए इसका नाम भी जो है पहली दफा लेकिन ये देखिए हिंदुस्तान रखा गया है। जी, लेकिन सैयद मोहम्मद साहब, ये जो खुजार वाला वाकया है, मेरा ख्याल है APS के बाद ये सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला वाकया और अफसोसनाक वाकया है। गुस्सा भी बहुत है, गम भी बहुत है इस वाकये के ऊपर। ये जो इंडियन कनेक्शन है बलूचिस्तान में, इसको बाहर बावर कराना और बाहर की दुनिया को इसके बारे में बताना, ये किस तरह से, कितना बड़ा चैलेंज आप जो है वो देखते हैं? क्योंकि बैरूनी दुनिया ने कश्मीर के हवाले से तो बयानिया मान लिया, भारतीय जारहियत के हवाले से भी बयानिया मान लिया, लेकिन ये बलूचिस्तान में जो कुछ भारत करवा रहा है, दैट इज स्टिल ए क्वेश्चन, और इस पर जो है वो कन्विंस करना उनको कितना बड़ा चैलेंज होगा? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह आपकी दिफाई सलाहियत के लिए डेवलप करने के लिए आपको रोजाना काम करना होता है, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली,
ट्रेनिंग करनी होती है। मैं समझता हूँ अपना बयानिया बनाने में, अपनी साख बनाने में, दुश्मन के अज़ाइम और साजिशें, दहशतगर्दी की पुष्टपनाही को एक्सपोज करना भी एक थैंकलेस डेली जॉब है। ये एक दफा हमने डोसिए दे दिया, कभी हम दौरे पे चले गए, ये इवेंट नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे ये कहना चाहता हूँ, दुनिया को आगाह करना भारत से, भारत के बढ़ते हुए आलमी अमन सलामती का जो खतरा है, ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो पहले तो हमारी रियासत को ये शऊर और आगाही को रियलाइज करना है कि भाई ये डेली काम है। एक डोसिए जो है जिसको रेगुलरली हर महीने आप अपडेट करते रहें, तमाम और एविडेंस, शवाहिद, और ये इस तरह नहीं कि कभी कभी हम चले गए डोसिए लेके। और भाई आपका एक इंडेक्स होना चाहिए, वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें भारत के फैक्ट्स एंड फिगर इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड जो इंसिडेंट्स हैं, वेरीफाइबल इंसिडेंट्स हैं, उसकी बेसिस पे उसकी एक रेटिंग होनी चाहिए। वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स एक आप बनाएं, उसमें इसराइल का भी नाम आएगा, भारत का भी आएगा। एक रेटिंग बनाएं कि दुनिया में कौन सी रियासतें हैं जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी कर रहे हैं। आपके पास तो सबूत मौजूद है, हमारे सरकारी मेहमान है गुलभूषण यादव साहब, तो आपको किस बात का खतरा है? तो ये रिएक्शनरी एविडेंस देने का क्या मतलब है? अच्छा, लेकिन बहरहाल इस वक्त जरूरी सिफारतकारी की मुहिम की बहुत जरूरत इस वजह से है क्योंकि भारत इस वक्त 40 से ज्यादा ममालिक में अपने मंदूब भेज रहा है, जो कि इस बात का सबूत है कि उसको शिद्दत से इस बात का एहसास है कि दुनिया में उसकी जो सिफारती साख है वो मजरूह हुई है, मुतासिर हुई है, और पाकिस्तान का बयानिया और मौकिफ दुनिया ने सिफारती सतह पे सराहा है। मैं आपको बताऊं, कल मेरी बरतानिया की जो एम्बेसडर है उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के मौकिफ को, रिस्ट्रेंट को और एक जिम्मेदाराना तर्ज अमल को। तो इवन दुनिया, अमेरिका देखें, अब भारत में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है कि वो तो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, तो उनको ये गलत फहमी थी कि अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डालेगा। अच्छा। लेकिन भारत को भी पता चला है कि उसने अपनी कैपेबिलिटी और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट किया था, और जिसके नतीजे में क्वाड के पार्टनर्स हो, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोप हो, सिवाय इसराइल के उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये अब जो एक और सवाल वो कि ये इंडियन जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं और ये जो भारत टारगेट कर रहा है, हमने जाफर एक्सप्रेस में भी देखा, खवातीन, बच्चे और वो लोग थे जो छुट्टी पर जा रहे थे। फिर ये खुजदार वाक़े में भी देखा जिस तरह से बच्चों को जो है वो निशाना बनाया गया। ये आप इनको, इस मामले को किस तरह से देखते हैं, और ये क्या डेस्परेशन है या कोई और मामला है कि इस तरह से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, मुख्तसरन इसके चारों पहलू में आपके सामने रखता हूँ। पहली बात, यकीनी तौर पे भारत जो है इंतहाई बुखलाया हुआ है, परेशान है और जख्म खोरदा है बुनियादुल मरसूस की तारीखी और इबरतनाक जो उसने हसीमत उठाई है उसके बाद। तो अब उसको पता है कि हमारे पायलट्स जो है वो अपनी एयर स्पेस में भी अगर महफूज नहीं है पाकिस्तानी शाहीनों से, तो उनके पास यही वाहिद रास्ता रह गया था कि वो ड्रोन भेजते या मिसाइल भेजते, जिसको हमने सॉफ्ट किल्स के जरिए से ज्यादातर नाकाम बनाया। तो अब आखिरी हरबा उनके पास यही रह गया था कि वो अपनी प्रॉक्सीज को कहें कि भाई जो काम हमारी फौज नहीं कर सकी $80 अरब का डिफेंस बजट खाने के बाद, वो प्लीज आप कर दें, ठीक है, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। तो अब आपकी सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा पहलू जो टारगेटिंग का है, टारगेटिंग का जो चुनाव है, उनकी जो टारगेटिंग पॉलिसी है, वो बजाते खुद इस बात का सबूत है कि जो उनका बयानिया और मौकिफ है वो उसके कोई पाँव नहीं है। नंबर वन ये कि वो इमोरल है, इलीगल है, और आप मासूम बच्चों को टारगेट करते हैं या मेहनत कश मजदूरों को टारगेट करते हैं जिनका बलूचिस्तान की तरक्की खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि आप उस तरक्की खुशहाली को ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। तीसरी बात ये कि जनाब, इससे ये भी साबित होता है कि मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने में आपको नाकामी हो रही है, इसलिए आप सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ जा रहे हैं। और चौथी चीज रिक्रूटमेंट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट आज DGSPR ने कही कि जनाब जो बाशऊर गैरतमंद हमारे बलोच भाई हैं वो अब इनके बहकावे में नहीं आ रहे, तो मजबूरन ये ब्लैकमेलिंग और एक्सप्लॉयटेशन के जरिए से मासूम बच्चियों को गुमराह करके सुसाइड बॉम्बिंग पे उभारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कई मिसालें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये तमाम पहलू इस बात को साबित करते हैं कि इनकी हिकमत अमली बहुत कमजोर हो चुकी है, इनकी पब्लिक सपोर्ट नहीं है। अलबत्ता सिर्फ इनकी जो प्रॉक्सीज हैं, जो पब्लिक और सोशल और ह्यूमन राइट्स के गार्ब में इनके बयानिए को बढ़ाने और इनके लिए फजा हमवार करने और तशद्दुद को जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन हमारी आवाम और हमारा मीडिया बाखबर है, उनके सामने ये बात है कि किसी दहशतगर्दी की या दहशतगर्द की वो मजम्मत नहीं करते, सिर्फ जो है दहशतगर्दों की हिमायत करती हैं वो।
राइट, बहुत सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का कोई इम्कान है या नहीं? गुज़िश्ता रोज जडियाला जेल में इमरान खान से 2.5 घंटे मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि पाकिस्तान के लिए बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो बानी पीटीआई हाजिर हैं। हमारा मुतालबा यह है कि उन्हें रिहा किया जाए। उनका कहना था कि मुझे ड्यूटी मिली थी कि हुकूमत को संभालूं, लेकिन अब एहतजाज के लिए भी मुतहरिक हो जाएंगे। हमारी एहतजाजी तहरीक भरपूर होगी। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान से हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे। रोजनामा जंग के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी अडियाला जेल में इमरान खान से रात गए अहम मुलाकात की थी। बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को मुख्तलिफ सतह पर होने वाले मुज़ाकरात से आगाह किया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने बैरिस्टर सैफ को हिदायत की कि वो उनका मौक़िफ़ मुतल्लिका फोरम्स तक पहुंचाए। मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला हैं उन पर भी बात हुई। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान ने कहा था कि बानी ने वाज़ेह किया है कि उन्हें कोई मिलने नहीं आया। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। इमरान खान के होते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते, जबकि रहनुमा पीटीआई असद कैसे ने कहा है कि कोई बैकडोर मुलाकात या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर मुज़ाकरात हो रहे होते तो हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों रखा जाता? मुज़ाकराती नशिस्त के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। साथ ही साथ इमरान खान के पोलीग्राफिक टेस्ट का भी मामला है जिससे इमरान खान इनकार कर चुके हैं। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि ये लोग इमरान खान का पोलीग्राफिक टेस्ट कराना चाहते हैं, जो कि तौहीन आमेज कोशिश है। अब ये जो इशूज हैं पार्टी से जुड़े हुए मामला, इन पर बात करने के लिए के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये जो मुलाकातों और राब्तों की खबरें हैं, इस हवाले से पार्टी जो है वो क्या जो है वो पार्टी का मौक़िफ़ है और क्या वाकई कोई मुज़ाकरात की जो है वो बात हो रही है इस वक्त? रहमान साहब, देखिए, हम बार बार ये कह चुके हुए हैं। अभी खान साहब ने 2 दिन पहले भी कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार थे और तैयार हैं। हम बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करने की उन्होंने वजाहत भी की है, इसलिए कि जी ताकत उन्हीं के पास है और उन्हीं से किसी किस्म के मीनिंगफुल मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त मुल्क जिस दोराहे के ऊपर खड़ा है ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है ये खत्म होनी चाहिए। ये कोई भी मुल्क इसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी यही इंटेंशन भी रही है और कंटेंशन भी रही है कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत का एक इंदिया भी दिया गया, शुरू भी हुई, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो डिसरप्शन भी आती रही। तो जब भी बातचीत शुरू होगी, मैं इस स्टेज पे नहीं हूं कि मैं आपको कह सकूं कि है कि नहीं है या कब होगी, लेकिन जब भी बातचीत शुरू होगी, अब ये भी फैसला किया गया है कि उसको हमने कैमरे की आंख से महफूज करना है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सी वजाहतें देनी पड़ती हैं और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होती है। तो बातचीत जब भी होगी वो बैक चैनल के ऊपर होगी और कोशिश यही की जाएगी कि जी उस बातचीत से कुछ नताइज जो है वो हासिल किए जाएं, जो कि मुल्क और मुल्क के आवाम के लिए और मुल्क में एक यूनिटी एंड होमोजेनिटी की कंडीशन जो है वो क्रिएट करने के लिए वो बेहतर हो। ये स्टेट है जी इस वक्त जो मैंने आपके साथ बड़े चंद अल्फाज में जाना। राइट, और आप लोगों का एक इत्तेहाद का मामला भी था, अपोजिशन इत्तेहाद का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म था, तो बातचीत और वो जो प्लेटफॉर्म है एहतजाज के लिए, ये दोनों मामला साथ चलेंगे? देखिए, जो पुरअमन एहतजाज जो होता है वो एक जमहूरी माशरे का एक हिस्सा होता है और वो रहना चाहिए। उससे एक कनेक्टिविटी जो है माशरे में वो क्रिएट होती है। ये बिल्कुल ये जो पुरअमन तहरीक थी हमारी, हम इसको लॉन्च करने जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हिंदुस्तान का हमला आ गया, जिसकी मजम्मत अभी भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने नहीं की है।
जरा उनसे भी ये सवाल पूछिएगा आप, तो ये बहुत वायरल हुआ है ये, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद ये इसको वागुजार किया गया था कुछ अर्से के लिए। अब मेरा ख्याल है कि उस सिलसिले में बातचीत होगी और ये डिसाइड किया जाएगा कि उसको कब और किस तरीके से लॉन्च करना है, लेकिन उस सिलसिले में अभी फर्म जो डेट्स हैं वो सामने नहीं आई हैं बिल्कुल। लेकिन मेरी कंटेंशन ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं तो बहुत देर से यही अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर पुरअमन तहरीक जो है वो भी शुरू की जाती है तो उसका कोई मुजायका नहीं है। इसको थ्रेट नहीं लेना चाहिए, थ्रेट के तौर के ऊपर नहीं लेना चाहिए, बल्कि जमहूरी माशरे के एक हिस्से के तौर के ऊपर इसको ठीक है। और दो मुलाकातों का बहुत हवाला दिया जा रहा है, एक तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात है और दूसरी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। तो ये दोनों मुलाकातें जो है वो किस सिलसिले में हुई हैं, क्या इनमें बात हुई है? सैफ साहब की मुलाकात तो बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, मेरा ख्याल कि उसमें तो कोई इतनी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात कल हुई है और उस सिलसिले में आके उन्होंने बाहर मीडिया से बात भी की है कि जी अब हम तहरीक शुरू करने की तरफ जा रहे हैं, बढ़ेंगे। खान साहब ने मेरा ख्याल इनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्योंकि मैं तो उस मुलाकात में था नहीं, बल्कि हमारी अपनी भी मुलाकात उनके साथ थी कल 6 बंदों की, जो सियासी लीडरान थे। हमको 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे इंतजार करके हम लोग नामुराद वापस आ गए और उन्होंने कहा जी कि नहीं, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो वो खान साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनको दिए हैं, जिनमें से जो पब्लिक डोमेन में बयान कर सकते थे वो तो उन्होंने कह दिया, और उन्होंने कहा जी कि अब आप तहरीक की तैयारी करेंगे और मैं उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर शरीक हूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ कहा गया है तो वो अभी तक हमें उसको डीब्रीफ नहीं किया। राइट। और मुज़ाकरात के हवाले से पार्टी कुछ मिक्स सिग्नल दे रही है, तो क्या पार्टी ऑन बोर्ड है या पार्टी के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से एक ओपननेस है कि मुज़ाकरात करने के लिए इस वक्त पार्टी जो है वो रेडी है? पार्टी में जो एक देखिए, खान साहब खुद भी उन्होंने कहा है, परसों लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सो मुज़ाकरात के बारे में कोई दो आरा नहीं पाई जाती, मुज़ाकरात होने चाहिए। तमाम लोग इस पे यकीन रखते हैं, क्योंकि मुज़ाकरात सियासी अमल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़्व होते हैं। आप उनको कभी भी उनको आप उस सियासी अमल से बाहर नहीं निकाल सकते। तो मुज़ाकरात करने की हद तक तो मेरा ख्याल है कि पार्टी में कोई इख्तलाफ राय नहीं है, लेकिन मुज़ाकरात के अमल को की जो डिले है, जो उसमें देर हो रही है, मेरा ख्याल उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ लोग जो हैं उनका फेथ जो है इसके ऊपर से उठता जा रहा है। लेकिन इस वक्त तक जो स्टेज है, मैं उसको बड़ा फ्रेंकली आपके साथ बयान कर रहा हूँ कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात के सिलसिले में पार्टी जो है वो एक यक आवाज है कि जी हाँ, बात होने चाहिए, डेफिनेटली होने। राइट। और रऊफ हसन साहब, इन मुज़ाकरात का हासिल पार्टी के लिए क्या होगा, ऐसी किसी गुफ्तगू का, बातचीत का? मुज़ाकरात का हासिल एक ही है जी, जो खान साहब बार बार कह चुके हुए हैं, वही है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुकूमत दोबारा से, आइन की बहाली, कानून की बहाली, जुडिशरी की बहाली, ये तमाम वो जो फैक्टर्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ। इस वक्त एक मुल्क जो है इसमें पार्लियामेंट इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकम्प्लीट है। आपको पता है केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं होने दे रहे, जिस तरीके से लूटा गया 8 फरवरी के इलेक्शन को, वो भी आपके पास है ना। इनके पास कोई लेजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई मॉरल बेस है, और अवाम इनके साथ है नहीं है। तो ये तमाम चीजें खत्म होनी चाहिए। एक ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिसके पास अवामी मैंडेट हो, ताकि अब जो चैलेंजेस और बढ़ेंगे। मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में कहा था कि ये जो लड़ाई हुई है इंडिया के साथ 4 दिन की, ये लड़ाई जो है ये खत्म नहीं हुई, और वो भी बार बार कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। तो ये लड़ाई जो है ये दोबारा होगी, क्योंकि वो अपनी एम्बैरेसमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे, और उनके जो स्पॉन्सर्स हैं मगरब में बैठे हुए, वो भी अपनी एम्बैरेसमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। सो मुझे यकीन है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जारी रहेगी, और कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जब जारी रहती है तो मुल्क में यूनिटी एंड होमोजेनिटी जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर के ऊपर शुरू किया जाए, और मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क में एक आईनी और कानूनी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट की हुकूमत जो है उसकी तश्कील जो है वो हो, ताकि पूरी कौम एक आवाज हो के जो चैलेंजेस है उनके मुकाबला करने के लिए तैयारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गजा में इसराइल की तरफ से हमलों में गैर मामूली शिद्दत देखने को मिल रही है, और अल जजीरा के मुताबिक एक रिहायशी इमारत पर
होने वाले हमले में 50 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। दूसरी तरफ हाल ही दिनों में गजा में खुराक की किल्लत की वजह से 29 हलाकतें हुई और इसराइली नाकाबंदी से इलाके में बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत खतरनाक हद तक पहुंच गई है। कल अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में 90 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल तो हुए, लेकिन इस इमदाद को नाकाफी करार दिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज गजा में हमले जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा था कि इन हमलों के आखिर तक गजा का तमाम इलाका इसराइली कब्जे में आ जाएगा। इन ताज़ा हमलों के बाद आलमी तौर पर इसराइली जारहियत की मजम्मत भी की जा रही है। बरतानिया ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया कि वो इन हमलों की वजह से इसराइल से आज़ाद तिजारत के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहा है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल के साथ तिजारती ताउन के मुआहदे पर नजरसानी का ऐलान कर दिया है। गजा में सफाकाना कार्रवाइयों से आलमी तौर पर इसराइल के खिलाफ मनफी जज्बात में भी इजाफा हुआ है। वाशिंगटन डीसी में कल फायरिंग के नतीजे में इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए, जबकि मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया जो फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगा रहा था। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में होने वाली हलाकतों की तादाद 53,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 8 मार्च को जंगबंदी होने के बाद भी इसराइली कार्रवाइयों में अब तक 3,600 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।